जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। और आज का ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीटीआई के इस लॉन्ग मार्च में और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब मेरे साथ हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, ये जो पब्लिक देख के जो खुशी आपके चेहरे में मुझे नजर आ रही है, तो वाकई आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इतनी ज्यादा पब्लिक? जी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैं 6 महीने से पब्लिक में हूँ। मैंने जलसे किए हैं, बाय इलेक्शंस लड़े हैं, मुझे तो पता था पब्लिक का, लेकिन ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट को समझ आ रही थी और ऑपोजिशन तो डरी हुई है। सर, इसी पब्लिक से डर के और इस मूड से डर के हुकूमत कह रही है कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सियासी मुज़ाकरात करते हैं, इलेक्शन की जल्दी डेट भी देंगे। अब आपकी शराइत क्या होंगी? लाल बत्ती उनकी काम पे टांग रही है, उनको पता है पब्लिक किधर खड़ी है, तो उन्होंने इलेक्शन ही करवाने। और वैसे ही हम तो बड़ी देर की कोशिश कर रहे थे, तो डरे हुए हैं इलेक्शन से। लेकिन अगर वो आपको सीरियस नोट पे मुज़ाकरात की दावत देते हैं, आप एक्सेप्ट करेंगे? इलेक्शंस का अनाउंस करें तो बातचीत करेंगे। उन्होंने इलेक्शन तो अनाउंस कर रहे नहीं है, कोई नवाज शरीफ ने और जरदारी ने कह दिया इनको कि वो इलेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन अभी राना सनाउल्लाह साहब का जो स्टेटमेंट है कि सियासी मुज़ाकरात होने चाहिए, हम इलेक्शन की डेट देने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप इसको सीरियस नहीं ले रहे? मुजरिम पेशा, जुराइम पेशा आदमी है, कातिल है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। नवाज शरीफ ने वो इनका है मोहम्मद अहमद या कोई आदमी है, वो गया उसे मिलने, उसने कहा कि इलेक्शन नहीं करवाने, हमें पता है। तो सर फिर अगर हुकूमत वक्त के पास ही ये उसी का मैंडेट है कि वो इलेक्शन की तारीख दे, अगर वो तारीख नहीं देगी और आप उनसे तारीख नहीं लेंगे, तो फिर किससे? पब्लिक प्रोटेस्ट हमारा राइट है, हमें आइन राइट देता है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। हम आइन के और कानून के हमेशा बीच में रहें, उसी में रहेंगे और एहतजाज करेंगे, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये जो लोग जा रहे हैं, मैं आज आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की पब्लिक कभी नहीं प्रोटेस्ट देखा होगा। और वो उसके सामने हमेशा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट झुकती है, ये नहीं करती कि आपकी कोई पूछने नहीं है, आपको कोई पूछता ही नहीं है। इलेक्शन आप नहीं जीत सकते, जलसा आप नहीं कर सकते, तो बैठे क्यों हैं ऊपर? बाहर की साजिश के जरिए ऊपर बैठा दिया है, पैसे लेके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, करोड़ों रुपया लेके, लोटे करके बैठे हुए हैं। तो सर अगर आप ये कह रहे हैं कि आप इनसे मुज़ाकरात की टेबल पर साथ नहीं बैठेंगे क्योंकि ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, तो फिर बीच में किसको पढ़ना आपको गवारा है, या आप कोई फिर बीच में एस्टेब्लिशमेंट का रोल एक्सेप्ट करेंगे? पावर एस्टेब्लिशमेंट के पास है, सबको पता है। आज एस्टेब्लिशमेंट से पावर हटाए, ये गिर गए। इनके पास है क्या? कोई मुख्तलिफ किस्म के लोग इकट्ठे किए हुए हैं, और किसने किए इकट्ठे? इनको इकट्ठा करके ऊपर बैठा दिया। जब उनकी सपोर्ट गई है गए, इनके पास ना पब्लिक सपोर्ट है, ना लेजिटिमेसी है, ना परफॉर्मेंस है, तो ये किस लिए बैठे हुए ऊपर? तो ऊपर से पीछे उन्होंने इनको बैठाया हुआ ऊपर। अच्छा, तो खान साहब फिर आप ये चाहते हैं कि दोबारा जिस तरह से आप माजी में भी जो सदर मुमलिकत के थ्रू आप जो मुलाकातें कर रहे थे, तो एक दफा फिर उसी प्लेटफॉर्म से आपको इलेक्शन की डेट दी जाए? देखिए, बातें तो हमेशा करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी मुज़ाकरत करती है, लेकिन जो आरिफ अलवी भी बात तो इलेक्शन की कर रहे थे, और हमने क्या बात करनी है इनसे? हम कोई किसी के, हमें ज़रूरत नहीं है किसी इस्टेब्लिशमेंट, ये जो DGIS है, हमें क्या ज़रूरत है इस्टेब्लिशमेंट की? हमारे पास अवाम है। उनके जिनके पास अवाम नहीं है, वो अमेरिकनों को भी पैर पकड़ते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के पास भी जाते हैं। हमारे पास पब्लिक है, हम साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। जो आपकी मुलाकात हुई, जिसका DGISI ने भी अब कहा कि हाँ जी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने कहा कि एक तरफ आप कहते हैं कि मीर सादिक हैं, मीर जाफर हैं, और दूसरी तरफ आप रात के अंधेरे में मुलाकात करते हैं। मीर जाफर और मीर सादिक तो वो हैं जिन्होंने इस गवर्नमेंट को बैरूनी साजिश के कामयाब किया। अब वो जो भी हैं, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। और दूसरी चीज़, जो भी बंद कमरों में बातें हुई हैं, अगर मैं वो बोलना शुरू कर दूं, तो मुझे डर ये है कि मेरे इदारे फौज को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए मैं चुप हूँ। लेकिन जो मुझे पता है बातें,
DGI को कभी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर एक बात उन्होंने की लेकिन वो नामुकम्मल बात थी। उन्होंने कहा कि आप उनसे कोई गैर आईनी काम कराना चाहते थे, उन्होंने मना किया तो आपने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए उनको एक्सटेंशन देने की ऑफर। काम आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन गैर आईनी है, उसके अलावा मुझे बताएं मेरी क्या डिमांड है। कहते कि जब PM हाउस में आपसे मुलाकात हुई थी आप उनसे कोई गैर आईनी काम कराना चाहते थे। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। गैर आईनी काम अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, ये गैर आईनी नहीं है, और जो भी ये कहता है वो झूठा है। सर तो फिर ये मुझे बताएं, एक तरफ कुछ इत्तलात ये भी हैं कि आपने DGI से जब आप इंटरव्यू कर रहे थे आपने उनसे पूछा कि मुल्क का सबसे अहम मसला क्या है, उन्होंने कहा मईशत, आपने कहा नहीं ये चोर और डाकू, इनको सबको गिरफ्तार करो। मैंने उससे पूछा कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या होना चाहिए, उसने कहा पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, और उससे कहो कि आखिरी मुलाकात जो उसने मेरे से की थी मैंने उसे क्या कहा था। सर जब आप हकीकी आजादी की बात करते हैं तो इससे मैं क्या मतलब लूं? क्या हकीकी आजादी का मतलब सिविलियन सुप्रीमेसी है? तो पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हो, हमारे मुल्क के फैसले पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए हो, और दूसरा रूल ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ लॉ नहीं है कि आजम स्वाति को पकड़ के मारो, फलाने को पकड़ो, मीडिया को बंद करो, वो बाहर भाग जाए, साबिर शाकिर जो अरशद शरीफ से हुआ है। या रूल ऑफ लॉ नहीं है, माइट या तो जंगल का कानून है। रूल ऑफ लॉ लोगों को आज़ाद करता है, हकीकी आज़ादी इसको कहते हैं। जब लोग आज़ाद होते हैं, जो कि जिधर स्विट्जरलैंड में है, जिधर रूल ऑफ लॉ है वहाँ लोग आज़ाद हैं, यहाँ तो जुल्म की गुलामी करते हैं। सर एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर आप हुकूमत बना सकते हैं? मैं फ्री एंड फेयर का क्या मतलब है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन मेरी डिमांड। मैं 200 साल क्रिकेट तहरीक के अंदर वाहिद कैप्टन हूँ जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। मैंने लीड की थी क्योंकि हम फ्री एंड फेयर जीतना चाहते थे। आज सारी दुनिया में न्यूट्रल अंपायर है। मैंने EVM मशीन्स क्यों लेके आया था कि यहाँ साफ और शफाफ इलेक्शन हो। ये जो लोग जिनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं होती उनको ये क्रचेस चाहिए होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, या उनको अमेरिका के या फॉरेन पावर्स। अच्छा आपने रजीम चेंज का जिक्र किया, कौन जिम्मेदार थे? आप अगर पब्लिक सपोर्ट के साथ हुकूमत में आ जाते हैं, इन जिम्मेदारों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? रजीम चेंज साइफर एक ओपन एंड शट प्रूफ केस है। रजीम चेंज का साइफर रियलिटी है, और उन्होंने लोकल मीर जाफर और मीर सादिक के साथ मिलकर रजीम चेंज लेके आए। हमेशा जब मोहम्मद मुसद्दक को ईरान में गिराया था तो लोकल सहूलतकार थे जो मीर जाफर और मीर सादिक बने। अंग्रेजों ने यहाँ मीर जाफर और मीर सादिक के जरिए जीते थे। मैं यही पूछना चाह रही हूँ। वो तो हम कहते हैं साइफर की इन्वेस्टिगेशन करो, साइफर की इन्वेस्टिगेशन करो। चीफ जस्टिस को कहा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा मीर सादिक और मीर सादिक कौन। अगर आज इलेक्शन की डेट आती है, आप पब्लिक पॉपुलैरिटी के साथ, पब्लिक सपोर्ट के साथ हुकूमत में आ जाते हैं, मीर सादिक, मीर जाफर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? हम आगे देखना चाहते हैं, आगे का है कि मुल्क को जिधर दलदल में जा रहा है कैसे निकालना है। उसमें कोई बदले लेने का मेरा कोई मूड नहीं है। आप आम माफी दे देंगे? आम माफी का ऐलान होगा? रूल ऑफ लॉ चाहिए सर, इंसाफ से प्रॉस्पेरिटी आती है, खुशहाली और इंसाफ। फवाद चौधरी साहब यहाँ पे मौजूद हैं और वो यहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं। चौधरी साहब, ये इतना बड़ा क्राउड आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? सच्ची बात है, मैं नहीं कर रहा था। मैंने कहा बड़े लोग होंगे, हर जगह पे 5-7 हज़ार लोग होंगे और अल्टीमेटली हो जाएगा, बट ये तो एक मूवमेंट ही अलग है। मतलब आप सिर्फ यहीं पे देख लेना। आई होप आपका कैमरा पूरा दिखा सके, और इसीलिए मैंने कहा सुबह कि अगर हुकूमत कहती है लोग नहीं है तो फिर सारे टीवी खोले ना, टीवियों को दिखाने दें, लोग अपनी अपनी कर लेंगे, दिखा देंगे अपनी, कोई कम दिखाए कोई ज्यादा दिखाए। एक अंदाजा बताएं कितनी आवाम होगी, पब्लिक होगी? इस वक्त हजारों में लोग, और हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हर पॉइंट के ऊपर चंद हज़ार लोग जमा करें, उसके बाद फिर चंद हज़ार, और फिर सब लोग जुमे को पिंडी पहुंचे ताकि थके भी ना। लेकिन फ्रेंकली ये देखो ना, ये पार्टी के लोग नहीं है, ये अवाम है। ये सिर्फ पार्टी की तंजीम इतने बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते। अच्छा चलें, अब मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सियासी मुज़ाकरात करें, इलेक्शन की डेट पर भी बैठ के बात करते हैं।
मुज़ाकरात तो होने चाहिए, लेकिन सीरियस बात हो ना। राना सनाउल्लाह की बात को कौन सीरियस लेगा? ये तो शहबाज शरीफ आए, वो इलेक्शन के लिए आमादगी जाहिर करें और मुज़ाकरात की बात करें। अच्छा, तो वो आपको कोई मैसेज भेजे या कोई कौम से खिताब कर ले? एक कौम से खिताब करते हैं, मैसेज भेजे। वैसे पहले हमें इन्होंने कहा था बातचीत करने को, और ये तो वैसे सिर्फ इनका ख्याल है कि आई बस ये वक्त आज का दिन गुजर जाए, कल फिर देखेंगे। इस तरह नहीं होता, ये नॉन सीरियस लोग। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपको हुकूमत ने अभी राब्ता किया है बाकायदा कोई फॉर्म? बाकायदा राब्ता नहीं हुआ, लेकिन जो इनफॉर्मल राब्ते हैं वो हुए हैं। आपको कोई मैसेज भेजा है? इनफॉर्मल गुफ्तगू रही है। क्या मैसेज था? क्या हमारा तो वही है जो बाहर था वही अंदर था कि आप वही इलेक्शन करवाएं। वो कहते थे कि हम इलेक्शन करवाने की पोजीशन में नहीं है, बस यही बात अभी चली है, लेकिन वो तैयार नहीं है इलेक्शन करवाने। मरियम नवाज साहिबा नवाज शरीफ के साथ लंदन क्यों जाके बैठ गई है? इसाक डार जो यहाँ पे हैं, इनमें डील है, या डार यहाँ पे होगा या मरियम यहाँ पे होगी। अच्छा, ये खबर है? अब पक्का है। चलिए, थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब। नज़ीर गुफ्तगू करें चौधरी साहब से, और एक बहुत बड़ी आवाम की तादाद, आवाम का सैलाब, एक सैलाबी रेला इस वक्त हमारे पास मौजूद है, और हम इस सब मौजूद हैं लाहौर में। इख्तिलाफात हुए। बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर, आप फॉरेन पॉलिसी खुद बनाते थे, बनी बनाई मिलती थी? मैं आपको ध्यानदारी से कहूँ, एज फॉरेन मिनिस्टर मुझे जितनी इंडिपेंडेंस थी, ये मेरा सेकंड टेन्योर था। मैं पहले भी फॉरेन मिनिस्टर रहा हूँ और अब भी रहा हूँ। जितनी इंडिपेंडेंस इस दफ़ा थी, पहले कभी न थी। हमने बहुत से फैसले किए और इंडिपेंडेंटली किए, अपनी राय में मुल्क के हालात, खित्ते के हालात को देख के किए, और बहुत से फैसले जो हमने किए जो उस वक़्त चंद लोगों को गालिबन उन पर तशवीश थी, वक्त ने साबित किया कि वो सही थे। मिसाल के तौर पर एक दावत दी गई खान साहब को एक डेमोक्रेसी समिट में शामिल होने की। जब मैंने उसके खदो खाल देखे, मैंने समझा कि जो स्लॉट मेरे वज़ीर आज़म को दिया जा रहा है वो उनके शायान शान नहीं है, और मैंने बहुत से लोगों की ख्वाहिश के बावजूद उसकी मुखालफत की। खान ने मेरे साथ इत्तफाक किया और हम नहीं गए। बहुत से लोग जब तब मलेशिया की बात करें? जी, मलेशिया की बात करें? नहीं, मैं डेमोक्रेसी समिट की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोगों ने तब उस चीज़ पर हैरानी का इजहार किया, लेकिन बाद में उन्हें एतराफ़ किया कि आपका फ़ैसला दुरुस्त था। इसी तरह जो हमारा मॉस्को का विज़िट था, उस पर बहुत सी आरा सामने आई, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, टाइमिंग को देखो। हमने कोशिश की कि पाकिस्तान के ताल्लुकात को वुसअत दी जाए। ये फैसला किसका था शाह साहब, मॉस्को जाने का? ये हमारा, देखिए कि सियासी काफ़ी अरसे से हम अपने उस पर सोच विचार हो रही थी, और हमारी ये ख्वाहिश थी और है कि इस खित्ते में अमन व इस्तेहकाम हो। उसके लिए अफ़गानिस्तान का अमन बहुत ज़रूरी था। अफ़गानिस्तान के अमन के लिए रूस का किरदार बहुत अहम था। अगर हमने सेंट्रल एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी थी तो रूस का उसमें बहुत अहम किरदार था, और इसलिए मैं समझता था, फॉरेन ऑफिस समझता था कि हमें रूस के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने चाहिए। हमने उस तरफ पेशरफ्त की। बीच में एक यूक्रेन की सूरत हाल जो हमारे काबू में नहीं थी, ना हमारी पैदा करदा थी, वो सामने आ गई, लेकिन हमारे इल्म में नहीं था कि ऐसा होगा। हमने अपना प्रोग्राम जारी रखा और उस पर तवील मशावरत की। हमने सफारतकार जिन्होंने रशिया में सर्व किया था, हमने उन फॉरेन सेक्रेटरीज को जो नॉलेजेबल थे उनका इनपुट भी लिया, और सबकी राय ये थी, बशमूल हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के, कि हमें जाना चाहिए। शाह साहब, साइफर आपने पहली दफ़ा कब देखा? देखिए, जब मैंने फॉरेन सेक्रेटरी से दरख्वास्त की कि मुझे दिखाया जाए, अब गालिबन मुझे एग्जैक्ट तो नहीं है, बट इतनी ताख़ीर नहीं थी। एक हफ्ता, मतलब आई मीन डेट, वीक, कोई मंथ? लेस, नो। मैंने जैसे पहुंचा उसके शायद एक आध दिन में देख लिया था। मार्च के फर्स्ट वीक? हाँ, बिल्कुल। और जब मैंने देखा तो फिर मैंने सर, ये पहुंचा कब था? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, मेरे देखने से शायद मेरा अंदाज़ा है कि शायद 24 घंटे, मैक्सिमम 48 घंटे।
یعنی مارچ کے مہینے میں ہی پہنچا تھا اور تبھی آپ نے دیکھ لیا تھا. بالکل. تو یہ کیا جو کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے یہ سائفر چیف آف آرمی اسٹاف خان صاحب کو کیمرہ میں دکھا چکے تھے, بتا چکے تھے کہ امریکہ کے معاملے میں ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھیں. میں اس سے پہلے دیکھ چکا تھا. جب خان صاحب کی نالج میں لائیو چیف آف آرمی اسٹاف نے دکھایا تھا, آرمی چیف نے خان صاحب کو کہ یہ امریکہ نے بھیجا ہے, تو خان صاحب نے کہا ایسے تو سائفر آتے رہتے ہیں. نہیں, میں پہلے دیکھ چکا تھا. میں نے خان صاحب سے اپنے جو تاثرات ہیں ان سے شیئر کیے تھے, اور اس کے بعد وہاں ملاقات بھی ہوئی کیمرہ میں, اور وہاں بھی تبادلہ خیال ہوا, اور اس پہ سبھی کی رائے یہ تھی کہ مسئلہ سنجیدہ ہے اور ڈیمارش ہونا چاہیے. اب اس کی سنجیدگی اور اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے خان صاحب نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا نا. اگر خان صاحب اس کو ایک معمول کا سائفر سمجھتے تو پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلانے کی ضرورت پیش کیوں آتی؟ ٹھیک ہے. اچھا دوسرے بتائیں کہ وہ ایڈریس کس کو کیا, ایڈریس کس کو کیا؟ ٹو دی فارن سیکرٹری. تو کس کو کہہ رہے تھے کہ آپ ان کی حکومت ختم کریں, جو خان صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم تو میں تھا, کس سے مخاطب تھے؟ اب دیکھیے, میں اس کی تفصیلات میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایک کمیٹی بنی ہے, وہ اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرے گی, تو بے وقت بات نہیں کرنی چاہیے. آپ کو بھی طلب کیا ہے اس کمیٹی میں, آئی گیس 1 نومبر کو؟ مجھے نوٹس تو ابھی نہیں ملا, لیکن میڈیا سے خبر ملی ہے کہ مجھے بلایا گیا ہے. وہ سائفر سے متعلقہ جو ویڈیو لیک ہے اس کے بارے میں مجھ سے وہ کچھ سوال جواب کرنا چاہتے ہیں, تو میں نوٹس کو دیکھوں گا, دیکھ کے وکلا سے مشورہ کروں گا, پھر فیصلہ کروں گا کہ مجھے جانا ہے اور کب جانا ہے. ابھی آپ مطلب ابھی فی الفور آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ آپ کمیٹی میں آپ جائیں؟ ابھی فیصلہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی شاہ صاحب. شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے, اور جو ہے وہ سائفر کے حوالے سے کمیٹی میں ان کو بھی بلایا گیا ہے اس کی تحقیقات کے لیے, اور عمران خان صاحب کا ایک دیرینہ مطالبہ بھی تھا, لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اس پہ وکلا سے بھی مشورہ کروں گا, اب جو نوٹس آیا اس کو پڑھوں گا, اس کے بعد ہی فیصلہ کروں گا. میں مختصر سا بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں. تو جو ہر جلسے کے اور ہر ریلیز کے اور ہر جلوس کے اور اس قسم کی لانگ مارچ کے جو روئے رواں ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گے. فیصل جاوید ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. فیصل جاوید, آواز کتنی بیٹھی ہوئی آپ کی؟ اصل میں پہلے جو ٹریننگ ہے نا 126 دن کی, لگاتار 126 دن 2014 میں دھرنا کیا, اللہ کا شکر ہے, اور ابھی اتنا کام نہیں کیا ابھی. اچھا مجھے یاد ہے آپ نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا جب 126 دن کا دھرنا ختم ہوا تھا کہ اتنا ہم مس کرتے ہیں کہ ابھی بھی روز شام کو ٹہلتے ہوئے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ اس وقت ہوا تھا, لیکن اس کے بعد ایسی نظر لگ گئی کہ 8 مہینوں سے لگاتار اب سڑکوں پہ ہے. لیکن جو آج جس طرح سے عوام ہے ساتھ, انبلیویبل. میں پچھلے 6 مہینے لگاتار دیکھا جس طرح سے لوگ موبلائز ہوئے ہیں, اور آج یہ جو نظارے ہیں یہ پہلے دیکھنے کو ملے ہی نہیں ہیں. 2014 میں دھرنے میں یہ نظارے نہیں تھے, یہ اب کچھ اور ہی چیز ہے. وہ پہلے ہم کہتے تھے تبدیلی آ رہی ہے, اب تو انقلاب آ رہا ہے. یہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے, یہ انقلاب آ رہا ہے. ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اتنے لوگ نہیں, یہ اس سے باہر ہے, رینج سے باہر. اچھا کیا جذبہ ہوتا ہے فیصل جب اتنے بڑھتی ہوئی لوگوں کی تعداد, لوگوں کا ایک جذبہ, لوگوں کا جنون, لوگوں کا جوش ولولہ, تو اسی حساب سے آپ کا بھی جوش و ولولہ بڑھ رہا ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل, یہ آپ نے ٹھیک بات کی ہے, کیونکہ جس طرح سے کراؤڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, جس طرح سے وہ رسپانس کرتے ہیں, پروگرام وہ چلاتے ہیں, اور اسی طرح سے ہمارے اندر بھی جذبہ بڑھتا ہے, موٹیویشن آتی ہے. اچھا تو اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں, یہ موٹیویشن آگے کہاں جائے گی, کہاں پہنچے گی؟ جس انقلاب کی ابھی تو باتیں ہو رہی ہیں نا, اس انقلاب کی حقیقی شکل کیا ہوگی؟ حقیقی شکل حقیقی آزادی ہے, اور وہ ہے کہ پاکستان میں جمہور کو حق دے دیا جائے کہ وہ فیصلہ کرے. ایک سازش کے ذریعے, جوڑ توڑ کے ذریعے, اس نظام کی خامیاں کہیں اس کے ذریعے ایک حکومت لائی گئی, امپورٹڈ حکومت لائی گئی, جس کی پارلیمان میں اکثریت ہی نہیں تھی. اس کا مطلب جمہوریت میں جمہور کا فیصلہ نہیں دیکھا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ جمہور جس طرف جائے اس سے حکومت آئے, چاہے جس کی بھی آتی ہے, اور اس کا راستہ ہے صاف و شفاف الیکشن. صاف و شفاف اگر الیکشن ہوتے ہیں, جو بھی پارٹی آتی ہے وہ قوم کو منظور ہوگا.
लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अच्छा, तो अब इलेक्शन आपको लगता है कि ये जो आपका सारा है, मतलब आई मीन जो सारी लॉन्ग मार्च है और जो लोगों की पार्टिसिपेशन है, ये घुटने टेकने पे मजबूर करेगी, पे टांग रही होंगी कहीं? काम पे तो पहले से टांगी जा चुकी हैं और उसमें शिद्दत आ रही है, अब तेज़ तेज़ काम पे टांग रही हैं। और देखिए 6 महीनों में जो जिस तरह से लोग निकले हैं, और फिर एग्जिबिशन हुआ है उसका 2 बाई इलेक्शंस में, पंजाब के एक पंजाब के भी, सिंध के भी, और बाकी केपी में भी जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं। एक इलेक्शन जब पंजाब का हुआ जुलाई में, उसमें भी इमरान खान ने स्वीप किया, और अब जो हुआ वो हल्के सेलेक्ट किए गए जहाँ पे मार्जिन ऑफ डिफीट कम था, और वो समझ रहे थे जी, और वो अब सबके सामने आ गया ऑडियो लीक्स में भी। उसके बावजूद इनको शिकस्त थी, और एक तरफ 1 दर्जन से ज़ायद ये मुफाद परस्त टोला इकट्ठा, और एक तरफ अकेला इमरान खान, और उन्हें तो ये एग्जिबिशन हुआ है इलेक्शंस के अंदर भी, तो ये इनकलाब आ रहा है, इसीलिए ये खौफज़दा है इलेक्शन से। लेकिन अब अवाम की ताकत, अवाम की जो ताकत है वो मजबूर करेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इलेक्शन भी होने वाला है, और आज से चंद ही हफ्तों के बाद इंशाल्लाह इमरान खान एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। अच्छा, तो तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है और इनकलाब आ नहीं रहा? तब्दीली ना आ रही है ना आ गई है, कोई तब्दीली नहीं आई, अब इनकलाब आ रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फैसल, बहुत शुक्रिया। आपके साथ बेहतर है कि इंसान बैठ जाए अपनी इज्जत इसी में है एक्चुअली। अच्छा असद उमर साहब, कल से आपकी एक वीडियो क्लिप, आप गुस्से में थे, जारहाना अंदाज में थे, और पूरे सोशल मीडिया में चला, फट्टा हो गया जी, फट्टा हो गया, क्या हुआ था सर जी? अच्छा, हुआ ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीखी अंदाज से लाहौर निकला हुआ था, और कमाल का एक मंजर था। उसके अंदर हमारा जनरेटर ख़राब हो गया था, तो और उसकी जो रिप्लेसमेंट जनरेटर था उसके आगे आने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं कंप्लेन कर रहा था उनसे कि यार ये देखो, ये पीछे वो जो है ना वो काम नहीं आगे कर रहे। उसकी ना बेचारे हमाद अजहर का उसमें कोई कसूर था, ना इम्तियाज शेख का कोई कसूर था, मैं उनके ऊपर नहीं नाराज़ हो रहा था, मैं उस सिचुएशन के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहा था। कल बहुत ज़बरदस्त काम किया है लाहौर की तंजीम ने माशाल्लाह, अवाम निकली है बाद में, लेकिन शुरू के अंदर जो तंजीम की जिम्मेदारियाँ लगाई थी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है ताज शेख की लीडरशिप के अंदर। और हमाद सबको पार्टी के अंदर पता है कि मेरे जो फेवरेट लोग हैं पार्टी के अंदर उनमें से एक है। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं था जो एक परसेप्शन डेवलप? हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अभी मैं इमरान खान साहब से भी बात कर रही थी और दीगर से भी बात हुई, आप समझते हैं असद उमर साहब के DGISPR के साथ साथ DGISI की वो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरह से सारी चीज़ें हुई अरशद शरीफ साहब के कत्ल के अलावा भी वो होनी चाहिए थी? देखिए, ये तो वो जवाब दे सकते हैं, सच्ची बात है तो मुझे तो लगता है किसी ने बहुत ही ख़राब मशवरा दिया, क्योंकि इस तरीके से इदारा जो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसके अंदर लामहला आप कुछ भी कहें, बात तो सियासी हो रही थी ना, और अमूमी सियासी बात नहीं हो रही थी, एक पार्टी और एक लीडर के बारे में बात की जा रही थी। तो और मुझे नहीं पता कि उससे हासिल क्या हुआ। जिसने भी वो मशवरा दिया था, मैंने जैसे कहा, वो उसने को बहुत अच्छा मशवरा नहीं दिया था, और उससे कोई मेरे ख्याल में इदारे को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। आप पाकिस्तान या हमें तो तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, सियासी पार्टियां तो तनकीद सुनती रहती हैं, दूसरा एक जाविया सुनती रहती हैं। मेरे ख्याल में वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इदारे का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा असद उमर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है ना, उसमें लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इररेलेवेंट हो गई हैं, और इस वक्त जो हेड ऑन है, मतलब जो आमने सामने है, वो PTI है और इदारे हैं। इस इम्प्रेशन को ज़ायल करने की, ख़त्म करने की ज़रूरत है। कौन कोई ऐसा रोल प्ले कर सकता है जो इस चीज़ को ख़त्म करे? देखिए, ये बड़ी अहम बात है आपने, और मेरे ख्याल में ये तासुर जो ज़्यादा अभी उभर के आगे आया है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी उसके अंदर एक किरदार अदा किया है, जिसके बाद से लोगों को बिल्कुल ही लगा है कि ऐसे जैसे कोई मुकाबला जो है वो तहरीक इंसाफ और PDM का नहीं, वो जैसे कोई इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ का मुकाबला हो रहा है। फ़ौज हमारी जो है काबिल फ़ख्र है, पाकिस्तानी अपनी फ़ौज के ऊपर फ़ख्र करते हैं, बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं इस फ़ौज ने,
اور ہمارا دفاع کیا ہے, ہمیں محفوظ رکھا ہے. خاص طور پہ پچھلے 20 سال میں جس طریقے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے پاکستان کی فوج نے, ساری قوم اس کو سراہتی ہے. لیکن اس فوج کی سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ اس کا اسلحہ نہیں ہے, وہ محبت ہے جو قوم اس کے ساتھ رکھتی ہے. تو آپ اگر فوج کا جو قوم کے ساتھ رشتہ ہے, جو محبت کا رشتہ ہے, اس رشتے کو ایک خوف کے رشتے کے اندر تبدیل کرے گا کوئی بھی, تو وہ نہ ملک کے لیے اچھا ہے نہ فوج کے لیے اچھا ہے. اس لیے یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے, یہ فوج کے لیے ضروری ہے کہ جو محبت کا رشتہ ہے فوج اور عوام کے اندر, قوم کے اندر, وہ برقرار رہے. اور اس کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ قوم کی جو خواہشات ہیں, جو پاکستان کی قوم کی بہت بڑی تعداد جو فیصلہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, اس کے اندر خدا نہ خواستہ یہ نہیں نظر آنا چاہیے کہ اس خواہش کو پورا کرنے میں فوج رکاوٹ بن رہی ہے. سر, تو اس کو ڈیفیوز کوئی کر سکتا ہے اس وقت؟ کوئی ایسا کیریکٹر, کوئی ایسا کردار آپ دیکھ رہے ہیں جو اپنا رول پلے کرے اور اس ٹینشن کو تھوڑا سا ڈیفیوز کرے؟ دیکھیں, ایک تو جو آئینی طور پہ اگر آپ دیکھا جائے تو سب سے بڑا آئینی عہدہ اس وقت صدر پاکستان کا ہے. وہ سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز بھی ہیں, اور وہ ایک واقعی میں ایک آئین کے مطابق ایک ایسا عہدہ ہے جس سے یہ کردار ادا کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے کوشش بھی کی ہے ایک سیاسی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے. لیکن اس کے علاوہ آپ کو یہ سمجھنا, کیوں ناکام ہوئی؟ یہ تو اب اللہ جانتا ہے یا تاریخ بتائے گی کہ کیوں ناکام ہوئے. لیکن انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ انہوں نے یہ کوشش کی, سنسیئر کوشش کی ہے, اور مجھے یقین ہے وہ یہ کوشش جاری رکھیں گے. لیکن آپ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ یہ صورتحال پیدا کیوں ہو رہی ہے. ہم 6 ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی بحران بڑھتا چلا جائے گا, اس بحران کے بڑھنے سے معاشی بحران بڑھتا چلا جا رہا ہے, عوام کے جذبات زیادہ سے زیادہ ابھرتے چلے جا رہے ہیں. آپ جس دن الیکشن کا اعلان کریں گے, میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, اگلے دن سے آپ کو صورتحال بدلی ہوئی نظر آئے گی. سب نے چلے جانا ہے الیکشن کی طرف, سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جانی ہے, ہر حلقے کے اندر, ہر گلی, ہر محلے کے اندر سیاسی مقابلہ ہو رہا ہے, اور یہ ساری بات چیت ہی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کا تعلق کراچی سے ہے اور فیصل واڈا بھی کراچی سے ہے, تو یہ فیصل واڈا کو کیا ہوا؟ اچانک ایک پریس کانفرنس کی, پھر انہوں نے کچھ کہا کہ کچھ سانپ ہیں, کچھ کیڑے ہیں خان صاحب کے ارد گرد, اور وہ ان کو غلط سمت میں لے کے جا رہے ہیں. ایک یہ بات, دوسری ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا. یہ سب کیا تھا؟ دیکھیں, اس کا تو ظاہر ہے جو سانپ اور کیڑے تو بتا دیں. اللہ جانتا ہے جی, وہ یہ کہتے رہتے ہیں, لیکن اس کا جواب تو ظاہر ہے وہی دے سکتے ہیں. جو انہوں نے بات کی, میں میٹنگز میں بھی اشارے کرتا تھا, میں خان صاحب کو میٹنگ میں بھی آگاہ کرتا تھا, بتاتا تھا, لیکن میری مخالفت ہوتی تھی, مجھے کوئی سنتا نہیں تھا. تو میٹنگ میں کرتے تھے تو آپ بھی ہوتے ہوں گے؟ جی, ہم ہوتے تھے, نہیں ان کا نام نہیں کبھی لیتے تھے, بٹ یہ بات وہ کرتے رہے. میں نے خود ہی کہا نا کہ وہ پہلے بھی وہ بات کرتے رہے. لیکن کیا ابھی جو انہوں نے بات کی وہ خان صاحب کے بیانیے کے مطابق ہے یا بالکل اس کے مترادف ہے؟ تو اس وقت جو انہوں نے یہ بات کی ہے, یہ تو کسی طریقے سے بھی عمران خان کا ہاتھ مضبوط کرنے والی بات نہیں ہے. یہ تو ارشد شریف والے معاملے کے اندر انہوں نے جو بولا, تو عمران خان کا تو یہ بیانیہ نہیں ہے, اور پاکستان کی قوم کا جو خیال ہے وہ بھی اس سے مختلف ہے. لیکن وہ اپنی رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں. پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن تھی. چیئرمین صاحب نے, عمران خان صاحب نے کہا کہ شو کاز نوٹس ایشو کرنا چاہیے, وہ ہمارے آئین کے مطابق صوبے کا صدر کرتا ہے. علی زیدی صاحب نے شو کاز نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا ہے. اب دیکھیں اس کا وہ کیا جواب دیتے ہیں. علی زیدی صاحب سے ان کو کیا اختلافات ہے؟ وہ کہتے ہیں میں تو ان سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتا. اچھا, یہ واقعی میں میرے لیے خبر ہے. سیدھے مجھے واقعی میں یہ نہیں پتا تھا کہ علی زیدی کے ساتھ ان کے کوئی ایسے تعلقات ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ اسد عمر صاحب. اسی کے ساتھ نادیہ مرزا کو دیجیے پروگرام سے اجازت. اللہ حافظ.